हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। चलिए हम लोग जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होना है 12 अक्टूबर को, उसको नज़र में रखते हुए जो यूपीपीसीएस ने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। इसके क्रम में अभी हम लोग 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वहाँ पे पहुँच आए हैं। हमने 2015 का री एग्ज़ाम और 2015 का जो एग्ज़ाम कैंसिल्ड हुआ था दोनों सॉल्व करा दिया। 2016 के भी क्वेश्चंस हमने सॉल्व करा दिए। आज से हम लोग 2017 के क्वेश्चन देखेंगे और लगभग हम लोग एक दिन में 50 क्वेश्चंस के आसपास डिस्कस कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कुछ खास क्वेश्चंस हैं आज की वीडियो में। आपको पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे 2017 वाले एग्ज़ाम में। सबसे पहला सेक्शन आपको पता ही है, क्योंकि हम लोग डेली देख रहे हैं। डेली 6 बजे आपको ये क्लासेस मिल जाती हैं प्रीमियर में। तो सबसे पहला जो सेक्शन आता है वो आता है हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का। ठीक है, तो एंशिएंट हिस्ट्री में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे वो देखिए। और सबसे पहला जो टॉपिक है वो है अपना वैदिक सभ्यता यानी वैदिक सिविलाइजेशन। देखिए जो हमारा पहला क्वेश्चन 2017 में वैदिक सिविलाइजेशन से पूछा गया था वो क्या है। कह रहे हैं कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में प्रयुक्त जो अघन्या शब्द है ये किसको संदर्भित करता है। अघन्या शब्द कई बार हमारे क्वेश्चंस में मतलब कि हमारे एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। अघन्या मतलब गाय होता था, गाय को ही अघन्या कहा जाता था। क्यों? क्योंकि अघन्या का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है मारे जाने योग्य। ठीक है, तो ना मारे जाने योग्य उस टाइम पीरियड में कौन था, तो वो थी गाय। ठीक है, तो इसका जो हमारे पास ऑप्शंस है वो देखिए। पुजारी यानी प्रीस्ट को, विमेन यानी स्त्री को, काउज यानी कि गाय को, या फिर मतलब कि ब्रह्मंस यानी कि ब्राह्मण। तो ये सब नहीं होगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ऑप्शन, क्या हो जाएगा, सी वाला। ठीक है, काउज यानी कि गाय के लिए अघन्या शब्द को यूज़ किया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कि ऋग्वेद के कई परिच्छेदों में जो अघन्या शब्द है वो किसके लिए यूज़ किया गया है, तो आप सबको भी हमने बताया कि गाय के लिए यूज़ किया गया है। गाय जो है उस समय ना मुद्रा की तरह, जैसे आज हम लोग करेंसी यूज़ करते हैं ना, वैसे उस टाइम में गाय को एज अ करेंसी यूज़ किया जाता था। ठीक है, और ख़रीद विक्रय के लिए ना गाय जो है सबसे उत्तम साधन मानी जाती थी। सोने चांदी से भी ज़्यादा इनकी कीमत उस टाइम पे थी। और अब देखिए ये जो है दान दक्षिणा में दी जाती थी और गाय याज्ञिक अथवा धार्मिक हुआ करती थी। ऋग्वेद में यत्र तत्र यानी कि यहाँ वहाँ यानी कहीं कहीं आतिथ्य यानी कि जो मेहमान वगैरह आते थे उनके लिए गोवध भी किया जाता था। वैसे तो कहा जाता है कि अघन्या यानी कि ना मारे जाने योग्य थी, लेकिन आप देखें कि कभी कभी ना जब आए हैं तो हो सकता है उस टाइम पे गाय का मांस वगैरह खाए जाने का मतलब कि रिवाज रहा हो, जो भी मैटर रहा हो, इस वजह से जो है मतलब कि गोवध भी किया जाता था। कालांतर में वो अपनी उपयोगिता के कारण अवध्य या अघन्या कहलाने लगी, अर्थात ना मारे जाने योग्य कहलाने लगी। फिर चाहे आप रिश्तेदार हों चाहे कोई और हो, किसी के लिए भी गाय को मारा नहीं जाएगा। ठीक है, आगे देखिए ऋग्वेद में जो गवेष्टि शब्द है वो गायों की गवेषणा, गवेषण, गत्य, गम्य आदि सभी शब्द युद्ध के लिए प्रयुक्त होते थे। और आप देखेंगे कि सभी ना मतलब कि किससे रिलेटेड हैं, गाय से ही मतलब जुड़े हुए दिख रहे हैं आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो किससे बना हुआ है, तो वो बना हुआ है जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म से। ठीक है, चलिए क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के जो बोधिसत्व है ना उनका अंकन मिलता है। हमारे पास जो ऑप्शंस हैं वो आपको दिख ही रहा है, अजंता, एलोरा, कन्हेरी और कारले की जो गुफाएं हैं वो। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला यानी कि कन्हेरी की गुफा। ठीक है, तो जो कन्हेरी की गुफा है वहाँ से हमें 11 सिरों के जो बोधिसत्व हैं इनका अंकन मिल जाता है। और ये कहाँ पे आपको मिलेगी कन्हेरी की गुफा, तो ध्यान से देख लीजिए। जो कन्हेरी की गुफा है वो आपको मुंबई शहर के पश्चिम क्षेत्र में बसा जो बोरीवली है इसके उत्तर में मिलेगा। और इसका निर्माण कब हुआ था, तो 3री शताब्दी से लेकर के 9वीं शताब्दी के मध्य हुआ। यहाँ एक ही पहाड़ को तराश करके लगभग 109 गुफाएं जो है वो बनाई गई हैं। और ये सारी की सारी जो गुफाएं हैं वो बौद्ध धर्म से ही बिलोंग करती हैं। यहाँ पर आपको बुद्ध की कई अलग अलग मूर्तियाँ मिलेंगी और इसी गुफा में 11 सिलों वाले बोधिसत्वों की भी प्रतिमा हमको मिली हुई है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पे आपको विचार करना है। और हमारे पास पहला कथन क्या है, पहला कथन है कि पश्चिमी गोदावरी जिले के गुंटूफल्ली में प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। ठीक है, दूसरा देखिए क्या कह रहे हैं, और जो हमारा दूसरा मतलब स्टेटमेंट है वो कह रहे हैं
कि पूर्वी दक्कन के चैत्य और विहार साधारणतया चट्टानों को काट कर बनाए गए हैं। आपके पास जो स्टेटमेंट हैं वो दे दिए गए हैं, आपके पास कूट दिया गया है। पहला कूट क्या है कि केवल एक सही है, दूसरे में कह रहे हैं केवल दो सही है, तीसरा कह रहे हैं एक और दो दोनों सही हैं, और चौथा कह रहे हैं कि नन ऑफ द अबव, यानी कि ना तो पहला ना तो दूसरा, दोनों ही गलत है। इसका जो सही उत्तर है वो देखिए, दोनों के दोनों स्टेटमेंट आपको सही मिल जाएंगे, यानी ऑप्शन सी। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, उसके पहले देख लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन। तो पश्चिमी गोदावरी जिले के जो गुंटूफल्ली है, यहाँ पे आपको प्रारंभिक चैत्यगृह और विहार चट्टानों को काटकर जो बनाए गए हैं वो मिलेंगे, जबकि पूर्वी दक्कन के चैत्यगृह और विहार ये साधारणतः चट्टानों को काटकर या चट्टानों को तराश करके बनाए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड आपको तीर्थंकर दिए गए हैं, दूसरी साइड दिए हुए हैं प्रतिमा लक्षण, यानी कि उनका जो सिंबल है वो क्या है। तो चलिए हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं, आदिनाथ, मल्लीनाथ, पार्श्वनाथ, शंभोनाथ। हमने जो याद करके रखा हुआ है, जैसे पार्श्व, आप देखिए पार्श्व यहाँ पे उड़ंकुरा है और सर्प में भी उड़ंकुरा है, तो इस टाइप से मैंने इनको याद करके रखा हुआ है, ठीक है। और एक और है शंभवनाथ। अब शंभवनाथ को जो है अभी हमने देखा था उस दिन, कोई मैम थी वो ट्रिक बता रही थी कि संभव, जैसे कोई दूर की यात्रा करनी है तो पैदल जाना संभव नहीं है, तो हम लोग घोड़े से जा सकते हैं, तो शंभवनाथ को घोड़े से जो है आप मतलब कि दिखा सकते हैं। तो इस तरह से आप भी याद कर सकते हैं, जैसे मुझे याद हो गया एक ही बार में। अगर किसी के द्वारा कोई ट्रिक्स बताया गया है तो आप उसको यूज़ करिए अपने मतलब कि जीवन में, ठीक है। तो दो तो हमको मिल गया, एक तो शंभवनाथ, और शंभवनाथ का क्या हो जाएगा, शंभवनाथ का हो जाएगा अश्व। अभी हमने देखा पार्श्वनाथ का सर्प, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या इन दोनों से क्वेश्चन हमारा बन रहा है। तो आप देखिए सी का 3 यहाँ पे मिल रहा है और यहाँ पे मिल रहा है, तो कम से कम ये दोनों ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। डी का 2 आपको कहाँ मिल रहा है, केवल एक में मिल रहा है, ठीक है। तो हमारा जो उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, और जो अन्य बचे हैं उन्हें भी आप मैच कर लीजिए। जैसे आदिनाथ, आदिनाथ का क्या हो जाएगा, घोड़ा, ठीक है, सॉरी घोड़ा नहीं, वृषभ यानी कि बैल। और मल्लीनाथ का क्या हो जाएगा, तो मल्लीनाथ का हो जाएगा जल कलश, ठीक है। तो जो 24 तीर्थंकर हैं उनका कम से कम, जो लोग हमारे यूपी से बिलोंग करते हैं, उनका जो प्रतिमा यानी कि उनका जो चिन्ह है, उन्हें हम किस चिन्ह से जो है संबोधित करते हैं वो जरूर देख लीजिए। और कई बार क्वेश्चंस पूछा गया है कि कौन से हैं और हमारे यूपी के किस जगह से बिलोंग करते हैं, तो उनको ज़रूर मतलब देख लीजिए, जो 24 तीर्थंकरों में कौन कौन अपने यूपी से हैं और उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके है सब, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मौर्य और मौर्योत्तर पीरियड से बना हुआ है। कह रहे हैं कि बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन एक सही नहीं है। तो आपको रॉन्ग बताना है बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में। पहला क्या है कि बराबर पहाड़ी पर टोटल आपको 4 गुफाएं मिलेंगी। दूसरा कह रहे हैं 3 गुफाओं की दीवारों पर अशोक के अभिलेख उत्कीर्ण हैं। तीसरा क्या है, तीसरा कह रहे हैं कि ये अभिलेख इन गुफाओं को आजीविकों को समर्पित होने का उल्लेख करते हैं। और चौथा क्या कह रहे हैं कि ये अभिलेख ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के हैं। तो बस इसका टाइम पीरियड ही गलत दिया हुआ है, बाकी सारे पॉइंट सही हैं। क्यों, क्योंकि जो बराबर की गुफाएं हैं इनको आप देखिए भारत में चट्टानों को काटकर बनाई गई सबसे पुरानी गुफाएं मानी जाती हैं, ठीक है। और इसमें से ज़्यादातर का जो संबंध है वो आप देखें तो मौर्यन टाइम पीरियड से है, ठीक है। 322 से 185 ईसा पूर्व जिनका निर्माण हुआ होगा। कुछ में आपको अशोक के जो शिलालेख हैं उनको देखा जा सकता है। और ये जो गुफाएं हैं, बराबर की जो गुफाएं हैं ना, वो कहाँ से संबंधित हैं, तो ये जरूर जाने रहिए, ये बिहार से संबंधित है, ठीक है। और बिहार राज्य के जहानाबाद जिले से, मतलब वहाँ पे आपको गया से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पे मिलेंगी ये गुफाएं। बराबर 4 गुफाएं और नागार्जुनी 3 गुफाओं की जुड़वा पहाड़ियों में स्थित हैं। और 1.6 किलोमीटर दूर स्थित जो नागार्जुनी पहाड़ी है, इसकी गुफाओं को नागार्जुनी गुफाएं कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 में जो है कुछ अभिलेख दिए गए हैं और कह रहे हैं कि चलो बताओ ये किससे संबंधित है, ठीक है। तो चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। क्या है आपके पास सूची 1 में, पहला जो शब्द दिया है वो दिया हुआ है गांधार कला। क्या दिया गया है, गांधार कला, और सामने लिखा है मिनेंडर। दूसरा कह रहे हैं जूनागढ़ शिलालेख पतिक, मिलिंद पन्हो कुषाण, और तक्षशिला जो है लेख रुद्रदामन प्रथम। कुछ पता हो या ना पता हो, ये मिलिंद पन्हो जरूर पता होना चाहिए, बहुत बार ये क्वेश्चन बना हुआ है और मुझे तो पता ही है मिलिंद पन्हो जो है वो मिनेंडर से संबंधित है, ठीक है। तो सी का 1 देखिए कहाँ पे दिया है, अगर आपको आइडिया लग जाए तो फिर इसी एक से आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा, यानी कि सी का 1 केवल एक ही में दिया है। तो चलिए अन्य जो है वो मैच कर लेते हैं।
और जो जूनागढ़ मतलब अभिलेख या शिलालेख है ये तो सबको पता होगा ही, रुद्ररावण प्रथम, क्योंकि कई बार पूछा गया है। बचा हमारे पास दो, तो गांधार कला ये कुषाणों के टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा मतलब कि उन्नति स्थिति में थी, ये भी हो गया। तक्षशिला लेख जो है ये पथिक से संबंधित है, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने से ये सारा का सारा आपको आइडिया लग जाता। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। और हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो आपसे क्या कह रहे हैं, और अगर आप लोग आज पहली बार चैनल पे आए हैं तो ध्यान से सुन लीजिए। डेली शाम को 6 बजे यहाँ पे ये क्लासेस आती हैं, आप लाइव आकर के इन क्लासेस को देख सकते हैं। लाइव चैट में अगर कोई डाउट हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं, और सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपका एक सिंगल टाइम भी बर्बाद नहीं होता है। हम लोग यहाँ केवल और केवल काम की चीज़ें मतलब डिस्कस करते हैं, फालतू का कुछ भी नहीं। अगला जो क्वेश्चन है वो आप देखिए कहाँ से आया है, तो 800 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक, 800 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक की जो राजनीतिक सामाजिक स्थिति थी वो हमें देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहे हैं 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद कहाँ स्थित था, ये आपको बताना है। ऑप्शंस देख लीजिए, कह रहे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, दूसरा कह रहे हैं राजस्थान में, तीसरा बुंदेलखंड में, चौथा है रुहेलखंड में। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा अपना उत्तर भी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में, ठीक है। तो ईसा पूर्व जो 6ठी शताब्दी है उसमें आप देखिए तो 16 बड़े राज्य थे, और इनको मतलब कहा क्या जाता था, इन्हें कहा जाता था महाजनपद। आपने पढ़ा जरूर होगा 16 महाजनपद, और 16 महाजनपद की जो राजधानी है ना उसको मिलान करने के लिए बहुत पूछा जाता है। आगे देखिए, जो बौद्धों का ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय, वहाँ पे आपको 16 महाजनपदों की सूची मिलती है, और ये जनपद कौन से हैं, कुरु है, पंचाल है, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, वज्जी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गंधार, कंबोज। इसमें अस्मक जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अस्मक जो है ना ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है, और जिसकी राजधानी थी पोतन या कुछ और भी कहते थे। ये पूछा जाता है कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद कौन सा था, तो ये ध्यान रखिएगा अस्मक। 8 महाजनपद ऐसे हैं जो अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, आप मुझे बताइए कौन कौन से हैं वो, क्योंकि ये क्वेश्चन RO 2021 में पूछा गया था डायरेक्ट कि कितने महाजनपद अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते थे, तो ध्यान रखिएगा 8 है, ठीक है। आगे देखिए, इन महाजनपदों में से मत्स्य महाजनपद की जो राजधानी थी उसका नाम क्या था, विराटनगर, ठीक है। और मत्स्य महाजनपद राजस्थान राज्य में अवस्थित था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, मध्यकालीन इतिहास यानी मेडिवल हिस्ट्री से क्वेश्चन बना है। सबसे पहला क्वेश्चन दिल्ली सल्तनत से है, कह रहे हैं कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, ठीक है। उत्तर देखिए हमारे पास ऑप्शंस क्या है, मोहम्मद शाह बिल्कुल नहीं, हुसैन शाह, ठीक है। ये हुसैन शाह जो सरकी है ना वही थे जौनपुर राज्य के अंतिम मतलब कि शासक। तो उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला, ठीक है। तो सबसे पहले तो यही जानिए कि जो जौनपुर शहर था ना इसकी स्थापना किसके द्वारा करवाई गई थी, तो FST यानी फिरोज शाह तुगलक ने। किसकी याद में, तो MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक, जिनको जौना खां कहा जाता था, इनकी याद में करवाया था, ठीक है। सरकी वंश की जो स्थापना है पहले तो यही जानिए, क्योंकि सरकी वंश बहुत महत्वपूर्ण है, ये बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। इसकी स्थापना किसने की थी, तो ख्वाजा जहां ने। कब की थी, 1394 ईस्वी में। ख्वाजा जहां को मलिक उस सर्क की जो उपाधि है वो दी गई थी, ठीक है। और जौनपुर राज्य का जो अंतिम शासक था वो कौन थे, वो थे हुसैन शाह सरकी, जिसे पराजित करके आगे चल करके 1485 में जो बहलोल लोदी हैं, जिनको बकलोल लोदी भी कहा जाता है, इन्होंने सरकी साम्राज्य की मतलब सरकी साम्राज्य को दिल्ली में मिला लिया था, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो जौनपुर है इसको ना सिराज हिंद कहा जाता है। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में पूछा गया था, कब, जो मतलब कि 22 दिसंबर 2024 को UPPSS प्रीलिम्स एग्जाम हुआ था उसमें, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था, तो काकतीय राजवंश, रानी रुद्रमा देवी, इनसे क्वेश्चन बना हुआ था। 7 जो मतलब कि 11 फरवरी 2024 को एग्जाम हुआ था उसमें RO वाले में, ठीक है। ऑप्शन देखिए, इल्तुतमिश मतलब बलबन, अलाउद्दीन खिलजी या फिर मोहम्मद बिन तुगलक। तो ये हो जाएगा अपना अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी की सेना को परास्त किया था। यहाँ देखिए 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण भारत के राज्य वारंगल पर आक्रमण किया। उस टाइम में काकतीय वंश का शासन था। काकतीय की जो सेना है इसने वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त किया। तो मतलब अगर गौरव के साथ कहना चाहते हैं तो कहिए कि छक्के छुड़ा दिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, तो मुगल जो एरा है यानी मुगल साम्राज्य, मुगल एम्पायर, वहां से क्वेश्चन बन रहा है। कह रहे हैं कि अकबर के टाइम पीरियड में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व प्रणाली जो है मतलब भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था। तो कहाँ पे कह रहे हैं, अकबर के टाइम पीरियड में दक्कन वाले क्षेत्र में। ऑप्शन देखिए,
कह रहे हैं कनकूट, हल की संख्या, जब्त या फिर गल्ला बख्शी। ये क्वेश्चन ना डायरेक्ट एनसीईआरटी से लिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी क्लास 7 से लिया गया है। ये क्वेश्चन वहाँ भी पूछा गया है, सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है वहाँ, ठीक है। 2024 वाले में हमने उसका पेपर सॉल्व कराया था तो उसमें देखा था। खैर, इसका सही उत्तर जाने रही है, इसका जो मतलब सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि नंबर ऑफ प्लॉज यानी हलों की संख्या के आधार पर, ठीक है। तो अकबर के टाइम पीरियड में 15वें वर्ष, यानी कि जब अकबर जो है शासक बने तो उनके 15वें वर्ष में जो खालसा भूमि है उस पर भू राजस्व की एक नवीन प्रणाली जो है वो स्टार्ट होती है। भूमि की पैमाइश और खेतों की मूल वास्तविक पैदावार पर आधारित इस प्रणाली को कहा क्या जाता था, यही जब्ती प्रणाली, और इसी जब्ती प्रणाली को ही पूछा गया था, ठीक है। ये प्रणाली प्रायः संपूर्ण उत्तर भारत में प्रचलित थी, जबकि दक्षिण भारत में इस प्रकार की व्यवस्थित पद्धति का अभाव था। वहाँ के जो किसान है ना वो हल की संख्या के आधार पर भू राजस्व जो है वो दिया करते थे। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा की थी। ऑप्शंस क्या है, फादर एंथोनी मानसरेट, दूसरा कह रहे हैं फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, तीसरा है निकोलो मनुची और चौथा है फ्रैंकोइस बर्नियर, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला हो जाएगा, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। तो जहांगीर के टाइम पीरियड में भारत की यात्रा करने वाला जो यात्री था जिसका नाम क्या था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, कहाँ मतलब कि यह एक डच फैक्ट्री का गुमास्ता था, अर्थात ये मतलब जो डच था ना वहाँ से आया हुआ था। डच इसको कहते हैं द नीदरलैंड, तो द नीदरलैंड से संबंधित था ये, बस इतना जानिए। और यहाँ पे देखिए आगरा में 10 टकसाल का ये अध्यक्ष भी था। इसने जहांगीर के टाइम पीरियड में एक क्या किया है, तो एक पुस्तक लिखी है, नाम क्या रखा है, जहांगीर का भारत, ठीक है। पुस्तकों में बहुत इंटरेस्ट रहता है हमारे आयोग का, तो ध्यान से देख लीजिएगा कि जहांगीर का भारत, ये पुस्तक एक डच गुमास्ता यानी डच फैक्ट्री का गुमास्ता, नाम क्या था, फ्रांसिस्को पेल्सर्ट, उसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आगे देखिए, निकोलो मनुची ने दारा सिकोह शाह आलम राजा जयसिंह के साथ कार्य किया था और वह इटली से आया हुआ था, ठीक है। तो निकोलो मनुची कहाँ से आया था, इटली से। फ्रांसवा बर्नियर जो है ये एक फ्रांस का यात्री था और ये पेशे से क्या था, डॉक्टर था और शाहजहां के दरबार से संबंधित था। दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच होने वाला जो उत्तराधिकार का लड़ाई है ना उसका साक्षी कौन रहा है, तो ध्यान से देख लीजिए, यही फ्रांसवा बर्नियर था। पुर्तगाली यात्री नाम क्या था इनका, फादर एंथोनी मानसरेट, फादर एक्वाविया, इनके साथ 1580 में मुगल सम्राट मतलब कि अकबर के दरबार में आया और इसने अकबर के चरित्र और व्यक्तित्व पर विशद वर्णन किया है। और जो फादर मानसरेट है इनको शहजादा मुराद का जो है टीचर भी नियुक्त किया गया था, ठीक है। तो जो विदेशी यात्री अकबर के समय आए हैं वो इतने सारे आए हैं, महत्वपूर्ण काम किए हैं, इस वजह से थोड़ा इनको देख लीजिएगा। आगे देखिए, जो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री है उससे क्या क्वेश्चन बना हुआ है, तो मुगल साम्राज्य के विघटन और यूरोपीय वाणिज्य के आरंभ से पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो रॉन्ग बताना है। तो चलिए देख लेते हैं, कह रहे हैं कि किसके टाइम पीरियड में कौन सा युद्ध हुआ था। चलिए देखिए, वेलेस्ली कह रहे हैं कि अच्छा सुमेलित नहीं है, पूछ रहे हैं ना, कह रहे हैं हेक्टर मुनरो बक्सर का युद्ध, ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था पता है कि नहीं, 1764। दूसरा है लॉर्ड हेस्टिंग्स आंग्ल नेपाल युद्ध, तीसरा है वेलेस्ली, चतुर्थ आंग्ल मैसूर वॉर, चौथा क्या है लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कह रहे हैं थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। देखिए यही वाला गलत है, ठीक है, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में नहीं हुआ था, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, जो थर्ड एंग्लो मराठा वॉर है वो 1817-18 के मध्य हुआ था और ये अंतिम रूप से हेस्टिंग के भारत के गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया, कॉर्नवालिस के टाइम पीरियड में नहीं, ठीक है। आगे देखिए, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ ही असंगत है। तो इसका तो सही उत्तर ना एग्जैक्ट आयोग भी नहीं दे पाए हैं, तो उनका तो हमेशा का ही है, कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चंस दे ही देते हैं जिसका उत्तर उन्हें खुद भी ना पता हो। तो इसको बस देख लीजिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। ऑप्शन क्या है, नागपट्टिनम, चिंसुरा, मसूलीपट्टनम, दूसरा सूरत, भरूच, आगरा, तीसरा है कोचीन, अहमदाबाद, पटना और चौथा है ऑल ऑफ द अबव। तो जाहिर सी बात है सब हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इन्होंने बहुत सारी जो है फैक्ट्रियाँ लगाई थी। डच सेना नायक नाम क्या था इनका, वादेर हेग। इन्होंने 1605 में कोरोमंडल क्षेत्र में मसूलीपट्टनम में
पहला डच कारखाना जो है वो लगाया डचों के द्वारा। फिर आप देखिए सूरत, भड़ौच, कैम्बे, अहमदाबाद, कोचीन, मसूलीपट्टनम, चिंसुरा, पटना, आगरा, नागपट्टनम आदि जगहों पर वे व्यापारिक जो कारखाने हैं वो खोले गए थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये जो है जन जागृति आंदोलन किसान आंदोलन से बना हुआ है। पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, कह रहे हैं निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना और सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला क्या है, कथन ये कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था। अच्छा। दूसरा कह रहे हैं धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित था, मतलब अप्रतिफलित निर्यात था। ऑप्शंस जो कूट के माध्यम से हैं कि आर दोनों सही है और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। दूसरा क्या करें, दूसरा कह रहे हैं ए आर सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। तीसरा कह रहे हैं ए सही है परंतु आर गलत है और चौथा कह रहे हैं ए गलत है परंतु आर सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा कि ए भी सही है, आर भी सही है और कथन जो है ना वो कारण की व्याख्या भी कर ही रहा है। ठीक है, तो यहाँ देखिए जो मतलब ब्रिटिश काल में अंग्रेजों ने एक रणनीति बना करके भारत का आर्थिक शोषण किया था। उन्होंने यहाँ की जनता की चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियों भारतीयों पर जबरदस्ती ला दी और साथ में इनका मुख्य उद्देश्य क्या रहा, केवल और केवल अंग्रेजों का हित करना। इस शोषण की नीति ने ही भारत का जो मतलब कि आर्थिक व्यवस्था है उसको पंगु बना दिया, लंगड़ा बना दिया था। एक व्यक्ति है, नाम क्या है इनका, जॉन सुलिवन। इन्होंने भारत में मतलब ब्रिटिश आर्थिक नीति और उसके प्रभाव को दर्शाते हुए लिखा हमारी प्रणाली। बहुत ध्यान से इसको देखिए कि जो जॉन सुलिवन है ना वो अपने शब्दों में कह रहा है कि हमारी प्रणाली कैसी है, हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज की भांति, जैसे सोख्ता होता है ना, आप सोख्ता से सोख्ता रखिए, वहाँ कोई लिक्विड है उस सोख्ता का लिक्विड में रखिए तो सोख्ता जो है ना जो भी वहाँ लिक्विड होगा वो सब सोख लेगा। ठीक है, फिर आप उसको वहाँ से ले जाइए जहाँ आपका मर्जी करे, उस लिक्विड को वहाँ निचोड़ दीजिए। तो वही है कि सुलिवन जो है वो कह रहे हैं कि हमारी जो प्रणाली है भारत के प्रति वो ऐसी है कि हम लोग एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रहे हैं। हमारी प्रणाली एक ऐसे स्पंज के रूप में काम कर रही है जो गंगा के किनारों से प्रत्येक अच्छी वस्तु को उठाती है और टेम्स के किनारों पर, टेम्स जानते हैं इंग्लैंड की नदी है, ठीक है, वहाँ पे ले जा कर के निचोड़ देती है। यानी कि यहाँ से सारे संसाधन को ब्रिटेन में ले जा कर के वो लोग यूज़ कर रहे हैं, निचोड़ रहे हैं। आगे देखिए वहीं जो धन की निकासी है इससे निर्यात के रूप में किसी प्रकार का प्रतिफल नहीं हुआ। तो कथन कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या कर रहा है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब देखिए रिवॉल्ट, इस बार भी जो रिवॉल्ट पूछा गया था आरओ में उस पर लोग जो है एक्शन लिए हुए हैं कि आपने गलत दिया है। और देखिए इसके पहले भी इस तरह की चीज़ें ये कर चुके हैं, तो ये नया कुछ उन्होंने नहीं किया है कि हाँ गलत उत्तर दिया है। चलिए कह रहे हैं निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है, रॉन्ग बताना है। विद्रोह दिया है, दूसरी साइड ईयर दिया है। कह रहे हैं पाबना विद्रोह 1873, दूसरा कह रहे हैं दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह कह रहे हैं 1875 और सन्यासी विद्रोह कह रहे हैं 1894। लास्ट क्या है, लास्ट कह रहे हैं कोल विद्रोह और 1870। तो कोल तो 1870 में नहीं हुआ था, ये तो मुझे एकदम अच्छे से कन्फर्म है। उत्तर तो इसका ढंग से मिला नहीं, आप बस विद्रोह का समय जाने रहिए क्या है। लगता है टच काम नहीं कर रहा। कह रहे हैं पाबना विद्रोह 1873, दक्कन किसान विद्रोह 1875, सन्यासी विद्रोह देखिए 1763 से 1851 और कोल विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। ऑप्शन क्या है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय, महादेव गोविंद रानड़े या राजनारायण बसु। क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपना उत्तर बी वाला, यानी कि राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो जो राजा राम मोहन राय जी रहे, पहली बात तो जानिए कि वो राजा राम मोहन राय नहीं थे, वो राम मोहन राय थे। उनको अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि दी गई थी। तो इनके लिए इन्होंने जो है 1826 के जूरी अधिनियम का जो है ना वो घोर विरोध किया था। ठीक है, हाँ यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन दे दिया गया है कि 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय जी के द्वारा किया गया। 16 वर्ष की आयु में इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रह गई और इन्होंने फारसी में, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, फुतुहत उल मुवाहिदीन नामक पुस्तक लिखी और इसी में इन्होंने ना मूर्ति पूजा का खंडन किया। साथ में जो अनेक देवताओं में लोगों का विश्वास रहा है उसका खंडन किया और कहा कि एक ही ईश्वर है, वही सत्य है। कुल मिलाकर के एकेश्वरवाद की इन्होंने प्रशंसा की। 1815 में आप देखिए इनके द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की जाती है और इसका उद्देश्य क्या था, तो हिंदू समाज में जो भी बुराइयां व्याप्त हैं उनको दूर करना, ईसाईयत के प्रभाव को रोकना और सभी धर्मों में आपसी एकता को स्थापित करना। चलिए आगे देखिए।
स्वतंत्रता आंदोलन से जो क्वेश्चन बना है वो क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई। ऑप्शन देखिए 1939, 1940, 1941 व 1942। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसी टाइम की बात है, 1942। ठीक है, तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान देश में 3 प्रमुख स्थानों पे समानांतर सरकार बनी थी। ये चित्तू पांडे वाला कई बार पूछा गया है हमारे एग्जाम में, तो इसको ध्यान से देख लीजिए। पहला जो है वो मिदनापुर तामलुक में बना 1942 से 44 तक। दूसरा है बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में अगस्त 1942 में। वहीं तीसरा जो है वो सतारा महाराष्ट्र में 1943 से 45 तक। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या करें, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूतिपूर्वक जो टिप्पणियां है वो प्रस्तुत की। ऑप्शन देखिए INA मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, मेरठ षड्यंत्र मुकदमा या फिर नन ऑफ द एबव। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। ठीक है, ऑप्शन सी वाला। तो जो मेरठ षड्यंत्र मुकदमा है 1929 से 33 के मध्य चला था, जिसमें 25 कम्युनिस्ट क्रांतिकारियों पर ये अभियोग चलाया गया और इसमें आपको 3 अंग्रेज भी देखने को मिल जाएंगे। इन विद्रोहियों के समर्थन में ही आइंस्टीन, रूजवेल्ट, H.G. वेल्स, हेराल्ड लास्की आदि ने सहानुभूतिपूर्वक टिप्पणियां जो है वो दी थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहे हैं कि स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था। ऑप्शन देखिए, ये मतलब कि मोहम्मद अली जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, राजेंद्र प्रसाद या फिर जवाहरलाल नेहरू। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना। ठीक है, तो देख लीजिए 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में एक सम्मेलन कर स्वराज दल की क्या की थी, स्थापना की। और इस नए दल को कांग्रेस के अंदर ही समूह के रूप में कार्य करने की जो इजाज़त थी वो मिली हुई थी। इसने कांग्रेस के कार्यक्रम को स्वीकार किया, मगर एक बात को छोड़कर कि ये दल कौंसिल के चुनाव में भाग लेगा। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा 1905 में। ठीक है, तो ये इनका टाइम पीरियड जो है गोपाल कृष्ण गोखले का 1866 से 1916 तक रहा है। भारत के एक स्वतंत्रता सेनानी थे, समाज सेवी थे, विचारक और समाज सुधारक थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मतलब कि नरमपंथी नेता के रूप में कार्य किया। चरित्र निर्माण की आवश्यकता से पूर्णतः सहमत होकर के 1905 में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना इनके द्वारा की जाती है। और मतलब इसका उद्देश्य क्या था ये भी तो जाने रहिए कि नौजवानों को सार्वजनिक जीवन के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। महात्मा गांधी को मतलब कि महात्मा गांधी जो है ना वो गोपाल कृष्ण गोखले को अपना गुरु मानते हैं। कौन सा गुरु, राजनीतिक गुरु। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं आपसे, कह रहे हैं नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं को सही कालानुक्रम में निर्दिष्ट कीजिए। तो ये तो मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ही, हमेशा ही पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखिए 3 आपको दिया हुआ है। अगर आपको आइडिया है कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है वो 1918 की ही घटना है तो थोड़ा सा इजी क्वेश्चन बन सकता है। क्या है, 1918। लेकिन आपको याद रखना है कि पहले खेड़ा वाला हुआ था या फिर पहले अहमदाबाद मिल हड़ताल हुई थी। तो अगर आपको ये नहीं पता तो फिर ये क्वेश्चन भी आपके लिए इजी नहीं रह जाएगा। तो देखिए रॉलेट एक्ट, चंपारण सत्याग्रह, इन सब में तो आपको ईयर पहले से ही दिया हुआ है। कुल मिलाकर के पहले खेड़ा में हुआ या पहले जो है अहमदाबाद में हुआ ये आपको पता होना चाहिए। चलिए इसका उत्तर देख लीजिए, इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला यानी कि 2431। अर्थात सबसे पहले कौन सा हुआ है, यहाँ पे हम लोग इसको यहाँ एक्सप्लेनेशन में ही देख लेते हैं। एक्सप्लेनेशन बहुत बड़ा सा दिया हुआ है लेकिन इसमें जो है ना उसका उत्तर उस तरह से नहीं दिया। चलिए यहाँ पे देखिए रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह 1919 दिया ही है। ठीक है, फिर देखिए चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ ही था। खेड़ा किसान आंदोलन 1918 में हुआ। और वहीं यदि हम बात करें कि जो अहमदाबाद मिल हड़ताल है ये भी 1918 में हुई। और गांधी जी के द्वारा पहली बार जो भूख हड़ताल है उसका प्रयोग भी इसी 1918 में इसी अहमदाबाद मिल हड़ताल में ही किया गया था। ठीक है, तो आप देखिए इसका जो सही उत्तर है वो तो बन रहा है ए। अर्थात सबसे पहली जो घटना है वो कौन सी है, तो 1917 चंपारण। आप जानते हैं ना 1915 में गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आते हैं। उसके जस्ट बाद आप देखिए 1917 में वो बिहार के चंपारण में जो नील की खेती के लिए 3 कठिया पद्धति चल रही थी वहाँ उसका विरोध करने के लिए चंपारण जाते हैं। ठीक है, तो पहली घटना इनकी कौन सी है, चंपारण सत्याग्रह।
चंपारण के बाद इनके द्वारा अहमदाबाद मिल हड़ताल की जाती है और वहीं पे पहली बार है जब इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग किया था। तो चंपारण के बाद क्या आएगा, अहमदाबाद मिल हड़ताल आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने खेड़ा आंदोलन किया, ठीक है। और फिर उसके बाद आप देखिए रॉलेट एक्ट जो है 1919 में आया, जो कि काला कानून कहलाता है, बिना अपील बिना दलील का कानून कहलाता है। तो उसके लिए ही जो है फिर से जो मतलब कि सत्याग्रह है वो सब किया गया था, ठीक है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, 2431, ठीक। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहे हैं भारत का भूगोल। तो 22 क्वेश्चंस पूछे गए थे हिस्ट्री से, ठीक है। तो उसमें आपको मॉडर्न, मिडवल और एंशिएंट सभी मिल गए। अब हम लोग भारत का भूगोल देखेंगे और भारत के भूगोल में पहला जो क्वेश्चन है वो भौतिक संरचना, अपवाह तंत्र और मानव भूगोल से बना हुआ है। कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो हमें रॉन्ग बताना है। शिवकिला कह रहे हैं हिमाचल प्रदेश, तो शिवकिला तो हिमाचल प्रदेश में ही है। देखिए नाथुला जो है कह रहे हैं मेघालय, यही गलत है क्योंकि नाथुला सिक्किम में है, ठीक है। तो बॉमडिला अरुणाचल प्रदेश ठीक है, और ये मेरे ख्याल से जोजिला होगा जम्मू कश्मीर। तो सब ठीक है, मतलब सी वाला रॉन्ग है क्योंकि नाथुला जो है ना ये आपको कहाँ मिलेगा, सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं निम्नलिखित, अभी हाँ ये जाने रही है कि जोजिला अभी जो है ना ये मतलब कि संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख में आपको देखने को मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, एक साइड आपको जलप्रपात दिए हैं, दूसरी साइड आपको नदी के नाम दिए हैं। तो चलिए मैच कर लीजिए, ठीक है। मचकुंड जलप्रपात तो बहुत बार पूछा जाता है, मैच करना है या फिर, हाँ ठीक है मैच करना है। सबसे पहले तो जोग एकदम अच्छे से मुझे याद है, तो मैं यही वाला करूंगी। जोग जो है शरावती नदी पे है और डी का 3 आपको कहीं दिख रहा है, कम से कम इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों तो हट ही गया। बचा क्या हमारे पास, दूध सागर। और दूध सागर अगर आपको पता हो तो गोवा में है, मंडवी नदी पे, ये भी हो जाएगा, यानी कि ए का 4 और ए का 4 देखिए एक में 2 अगर आपको पता है तो आपका उत्तर सॉल्व हो जाएगा। अन्य जो है उन्हें भी देख लीजिए, ठीक है। और जो डुडुमा है ना ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये आपको मचकुंड नदी पे देखने को मिलेगा, जबकि गोकाक जो है ये आपको घटप्रभा नदी पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन, और अगले क्वेश्चन में आपसे क्या करें, क्वेश्चन नंबर 25 आपसे कह रहे हैं निम्नलिखित पहाड़ियों मतलब पहाड़ी जातियों का पश्चिम से पूर्व, ठीक है। तो सबसे पश्चिम से पूर्व साइड आपको जाना है, सबसे पश्चिम में कौन है, फिर ऐसे ऐसे जाइए। तो अगर आपने देखा होगा मेघालय में यहाँ पे गारो है, फिर खासी है, फिर जयंतिया है, तो आपको ये बहुत आसानी से आ जाए मतलब कि याद आ जाएगा। तो गारो, खासी, जयंतिया तीनों क्रम से आपको ऑप्शन सी में दिया है, फिर नागालैंड का नागा हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए मानसून, वन, मिट्टी और सिंचाई परियोजना तथा एग्रीकल्चर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद जो दिया हुआ है उससे आपको उत्तर का चुनाव करना है। जैसे कल वाली वीडियो में भी हमने आपको बताया था कि जो साइलेंट वैली है ये कहाँ पे है, केरल में है, और क्या मतलब किससे रिलेटेड है, क्या कुछ मतलब आइडिया समझ आ रहा है आपको। चलिए वो भी आइडिया आता रहेगा। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कच्छ वनस्पति या मैंग्रोव्स जो है ये आपको वेस्ट बंगाल के सुंदरवन में मिल जाएंगे। तो हमारा जो है टारगेट क्या होता है, या मतलब कि ऐसे सॉल्व किया करिए ना कि हम कौन सा दिमाग एग्जाम में लगाएंगे। तो सबसे पहले जो हमको आता है हम वही लोग मतलब वही यूज़ करेंगे। तो कच्छ वनस्पति आपको सुंदरवन में मिल जाती है, ये तो हम सबको ही पता है। सी का वन जहाँ हो पहले वो देखिए, और इसकी वजह से हमारा उत्तर ही निकला है। मतलब जो अब जैसे कुछ चीज़ें होती हैं ना जो बहुत कॉमन होती हैं, मतलब हर कोई बताता रहता है। तो सुंदरवन जो है वो कच्छ वनस्पति वहाँ पे मिलती है, ये हर कोई लगभग जानता है अगर इस प्रश्न में आया हुआ है तो। चलिए जो अन्य हैं उन्हें भी देखिए, जैसे उष्णकटिबंधीय वन, ये आपको कहाँ मिल जाएंगे, तो अभी कल ही देखा था हमने, केरल जो हमारा वेस्टर्न घाट है उधर आपको उष्णकटिबंधीय वन मिलेंगे, वहाँ पे आपको बायोडाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। फिर देखिए शंकुधारी, तो जो शंकुधारी है वो जब भी मिलेंगे ना तो आपको ऊंचाई वाले स्थान पे मिलेंगे। तो इन सब में तो आपको हिमाचल प्रदेश ही सबसे ज़्यादा ऊंचाई भी देखने को मिलेगा, तो ये हो जाएगा बी का 2। फिर बचा क्या हमारा पतझड़ वन, ये आपको मिल जाएंगे राजस्थान में, ठीक है। चलिए आगे देखिए अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। ये क्वेश्चन आरओ में भी पूछा गया था 2024 में, जो 11 फरवरी को एग्जाम हुआ था। ऑप्शन देखिए 3, 6, 12 या 9, तो जाहिर सी बात है इसका उत्तर हो जाएगा 9, ठीक है। चलिए आगे देखिए, और अब देखिए कह रहे हैं उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। ये क्षेत्र कौन से हैं, भाबर तराई, पश्चिमी मैदान, मध्य पश्चिमी मैदान क्षेत्र, दक्षिणी पश्चिमी अर्धशुष्क क्षेत्र, मध्य मैदान क्षेत्र, बुंदेलखंड क्षेत्र, उत्तर पूर्वी मैदान और पूर्वी मैदान क्षेत्र और विंध्याचल क्षेत्र, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे क्या करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित है, ठीक है। तो आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है। इडुक्की जो है केरल का कह रहे हैं कि तापी शक्ति गृह है। दूसरा कह रहे हैं सबरीमाला जल विद्युत परियोजना है।
तीसरा कह रहे हैं घटप्रभा, ये सिंचाई परियोजना है। और चौथा कह रहे हैं कि रामगंगा, जो कि बहुउद्देशीय परियोजना है। ठीक है, उत्तर क्या हो जाएगा इसका? इडुक्की जो है ना, ये दरअसल तापीय शक्ति गृह नहीं है, तो इसको छोड़ करके बाकी सब जो है ना वो सही सुमेलित है। ठीक है, तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। उत्तर हो जाएगा 2, 3, 4। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख लीजिए, जो इडुक्की है ना, ये क्या है? तो ये एक सिंचाई परियोजना है जो कि केरल राज्य के पेरियार नदी पर है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। और इसमें आपसे क्या करें, खनिज संसाधन से बना हुआ है कि निम्नलिखित साल क्रमों में कौन भारत का 90% से अधिक कोयला जो है वो प्रदान करता है? ऑप्शन देखिए, विंध्यन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ क्रम की, टर्सरी क्रम की, या फिर गोंडवाना क्रम की। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा अपना गोंडवाना क्रम की चट्टानें। ठीक है, तो देश में प्राचीन काल की गोंडवाना जो सेल है, इसमें आपको टोटल कोयले का 98% भाग मिल जाता है, जबकि अन्य जो 2% है आपको टर्सरी जो युगीन चट्टानें हैं उसमें मिलता है। गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं, इनका सबसे प्रमुख क्षेत्र आपको देखने को कहाँ मिलता है? एक तो वेस्ट बंगाल हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा जो राज्य है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ से हमारे यहाँ जो टोटल उत्पादन किया जाता है कोयले का, उसका 76% जो है निकाला जाता है। ठीक है, और गोंडवाना युगीन कोयला जो है कौन सी प्रकार का है? कहीं आप ये ना समझ लीजिएगा कि एंथ्रेसाइट है, तो नहीं, एंथ्रेसाइट नहीं है, बिटुमिनस है। ठीक है, और इसका उपयोग कहाँ पे किया जाता है? तो कोकिंग कोल के रूप में देश के लौह इस्पात के कारखानों में। ठीक है, और सबसे अच्छी क्वालिटी का जो कोयला है वो कौन सा होता है? वो होता है एंथ्रेसाइट। अपने यहाँ बहुत कम मात्रा में जम्मू कश्मीर वाले रीजन में मिल जाता है। ठीक है, सबसे घटिया कोयला कौन सा होता है? पीट होता है। कार्बन की मात्रा के आधार पर ये हम लोग डिसाइड करते हैं कि कौन सा सबसे अच्छा कोयला है। तो 95 के आसपास परसेंटेज में आपको कार्बन मिल जाता है एंथ्रेसाइट में। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कोयला मिलता है वो मिलता है लिग्नाइट, और कहाँ मिलता है? तमिलनाडु साइड में। ठीक है, भूरा कोयला के नाम से भी उसी को जानते हैं। चलिए फिलहाल के लिए देखें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित लोहा और इस्पात कारखानों में से कौन कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर या फिर सेलम? ये हो जाएगा सलेम या फिर सेलम। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखिए, और ये आपको पता चलेगा कि इस तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो कैसे दिमाग हिल जाता है। फिर उस टाइम पे याद आता है, क्यों हिला डाला ना। चलिए यहाँ पे देखिए स्थान, सबसे पहली जो ये जो स्थान है जमशेदपुर, यहाँ पे देखिए जमशेदपुर में जो फैक्ट्री है वहाँ उसको लोहा कहाँ से मिलता है? तो ये उड़ीसा का जो गुरु महिसानी और मयूरभंज की नोआमुंडी खान है वहाँ से। कोयला जो है कहाँ से मिलता है? तो झरिया के खान से। चूना पत्थर जो है ये आपको देखें तो बिहार और उड़ीसा के खान से मिलता है। पानी ये कहाँ से लाता है? तो स्वर्ण रेखा और खरकई नदी, साथ में डिमना नाला बांध से। वहीं जो है बाजार कौन सा है? तो यहाँ से ये सब बना ले जा करके कोलकाता में बेचा। ठीक है, वहीं जो राउरकेला है इसको देखिए, तो ये उड़ीसा के क्योंझर बुनाई क्षेत्र से क्या मिलता है इसको? तभी हमने देखा था, इसको यहाँ से लोहा मिलता है। ठीक है, छोटा करना पड़ेगा। कोयला कहाँ से मिलता है? तो झरिया व तलचेर। तलचेर कई बार पूछा जाता है कहाँ का है, तो ध्यान रखिएगा उड़ीसा का है, जबकि झरिया जो है झारखंड का। ठीक है, हीराकुंड से हीराकुंड से जल विद्युत भी इसको मिल जाता है ना। ये कुल मिला के कोयला से ही नहीं, कोयला पे ही निर्भर नहीं है, जल विद्युत पे भी इसका काम चल जाता है। चूना पत्थर देखिए तो उड़ीसा के वीर मित्रपुर एवं हाथी बाड़ी से मिलता है। वहीं पानी देखें तो ब्राह्मणी नदी से और साथ में सेख नदी पर बने हुए डैम से मिल जाता है। बाजार इसको कौन सा मिलता है? तो राउरकेला में बनाया, चेन्नई, मुंबई, विशाखापट्टनम में ले जाके बेच दिया। वहीं दुर्गापुर जो है वहाँ देखिए लोहा मिलता है छोटा नागपुर से। कोयला बराबर और कौन सी पहाड़ियाँ हैं? बराबर पहाड़ियाँ और साथ में झरिया क्षेत्रों से, और साथ में डीवीसी जो तापी केंद्र है वहाँ से भी। फिर आपके पास बचा नदी जहाँ से इसको पानी मिलता है वो है दामोदर, बाजार है इसका कोलकाता। ठीक है, आगे देखिए जो सलेम है जिसको सेलम भी कहते हैं, ये कच्चे माल के नज़दीक नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर जो है सी माना था। चलिए अब देखिए एल्यूमिनियम कंपनी और इसकी स्थिति, ये बहुत पूछा जाता है। आरओ भी इसको पूछ चुका है 2021 में। ठीक है, तो बाल्को का देखिए कह रहे हैं हीराकुंड, हिंडाल्को कोरबा, इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कोरापुट, नालको कह रहे हैं रेणुकूट। ठीक है, कूट देख लीजिए। तो चलिए इसको मैच भी कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या मैच करेंगे? जो अपने यहाँ रेणुकूट क्या बोलते हैं उसको, सोनभद्रा में है ना, सबसे पहले उसी को करिए। और यदि आप इसको मैच करेंगे तो क्या हो जाएगा? रेणुकूट में कौन सा है ये तो हमको पता होना चाहिए। रेणुकूट में जो है ना वो है अपना हिंडाल्को। ठीक है, तो जो हिंडाल्को है ये आपको कहाँ मिलता है? ये आपको रेणुकूट में मिलेगा।
और बी का 4 कहाँ पे है, बी का 4 देखिए बी में, ऑप्शन जो है इसका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अन्य जो है वो मैच कर लेते हैं। तो हमने देखा हिंडाल्को रेणुकूट में है, बाल्को कहाँ है, तो छत्तीसगढ़ के कोरबा में। ठीक है, बाल्को है। बचा हमारा मतलब कि इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि IAC, तो IAC जो है ये कहाँ का है, ये आपको मिल जाएगा हीराकुंड में। ठीक है, बचा नालको, ये कहाँ का है, कोरापुट का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 जो है ये परिवहन से बना हुआ है कि भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह। आपने ध्यान से देखा होगा तो इस टाइप का क्वेश्चन इस बार भी पूछा गया था, बस 4 स्टेटमेंट पूछे गए थे। ऑप्शन देखिए, कांडला, कोचीन, पारादीप या मारमुगांव, तो ये हो जाएगा अपना पारादीप। ठीक है, और यही क्वेश्चन शायद उसमें गलत भी था। तो ये देखिए पारादीप जो है ये सर्वाधिक गहराई वाला है और ये जो है बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में है। चलिए आगे देखिए अगला क्वेश्चन। ब्रह्मांड और सौरमंडल से क्वेश्चन बन रहा है कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये बहुत घिसा पिटा सा क्वेश्चन है, इसके लिए ट्रिक्स उतरी है मित्र पर गमछा झाड़। ठीक है, तो देखिए गुजरात से तो गुजरी जाती है, उत्तर प्रदेश से कुल मिला के नहीं गुजरती, जहाँ भी 3 है उनको हटा करके देखिए 1 to 4 इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, तो देखिए कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। कर्क रेखा जो है ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कहते हैं, ये भी याद रखिए। और मित्र पर गमछा झाड़ इसकी ट्रिक्स है। ठीक है, और ध्यान क्या रखना है, ये जो मित्र है ना ये मिजोरम है, इसको जो है मतलब कि ये मत समझ लीजिएगा कि मणिपुर है, मणिपुर मत समझिएगा। ठीक, और मैंने एक ट्रिक्स बताया हुआ है, जो हमारी अनुसूचियाँ हैं ना उसमें मतलब पूछा जाता है, नहीं बताते बाद में बताएंगे, अनुसूचियाँ वाला जब हम लोग पढ़ाएंगे तो उसमें देखेंगे हर जगह, मतलब कि चूँकि पॉलिटी में आता ही है तो उसमें बताएंगे, अभी क्यों बताएं। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, स्थलमंडल यानी लिथोस्फीयर से कह रहे हैं इनमें से कौन सा सबसे बड़ा पठार है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, कोकिनिनो, कोलोराडो और एक्वेरियस या फिर कोलंबिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना कोलोराडो। ठीक है, तो कोलोराडो पठार जो है ये सबसे बड़ा पठार है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कि पहले इसका एक्सप्लेनेशन ही देख लीजिए, कहाँ है, तो दक्षिण पश्चिम क्षेत्र अमेरिका में है, बस इतना जाने रहिए और ज़्यादा नहीं जानना। आगे देखिए, जलमंडल हाइड्रोस्फीयर से क्या बना है, वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे, तो हवा के मतलब कि प्रेशर पे या ह्यूमिडिटी जो एटमॉस्फेयर में है उस पे, या फिर जल चक्र पे या फिर तापक्रम पे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो जो रेनफॉल है ये एक प्रकार का संघनन होता है। ठीक है, और पृथ्वी की सतह से पानी वाष्पित होकर के ऊपर उठता है, ठंडा होकर के पानी की बूंदों के रूप में पुनः धरती पर गिर जाता है, यही तो है संघनन की प्रक्रिया, और यही इसी को तो क्या कहते हैं, रेन कहते हैं। आगे देखिए, वर्षा के लिए कौन सी 2 बातें हैं जो आवश्यक हैं। पहली तो यही है कि हवा में पर्याप्त मात्रा में मतलब कि वाटर वेपर यानी कि जलवाष्प होना चाहिए, और इसके साथ साथ हवा में भारी हवा मतलब जो वाष्प है ना, वेपर जो है उसमें भारी हवाओं का शीतल पदार्थों के साथ संपर्क में आने से ठंडा होना और उष्णांक बिंदु तक पहुंच जाना। ठीक है, और यहाँ पे आपको दिखा ही दिया गया है कि वर्षा की जो मात्रा है वो वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। 3 प्रकार की वर्षा होती है, कौन कौन सी, एक तो संवहनीय वर्षा, दूसरी पर्वतीय, तीसरा चक्रवाती जिसको हम लोग वाताग्रीय वर्षा भी कहते हैं। 36 नंबर का क्वेश्चन क्या है, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विशालतम हिमनद है, तो अपने भारत देश का ही है सियाचिन ग्लेशियर, जो कि सबसे बड़ा ग्लेशियर है। ठीक है, यहाँ पे अन्य जो ग्लेशियर्स हैं उन्हें देख लीजिए, ससाइनी जो है इतना 17.85 किलोमीटर है, सियाचिन हिमनद 76 किलोमीटर है, गंगोत्री हमने देखा 26 और जेमू हिमनद 5 किलोमीटर है इसकी लंबाई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं कौन शीत महासागर धारा नहीं है। ध्यान है, इस बार RO ने पूछा हुआ है, कई सालों से वो लोग जलधाराओं से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, इस बार पूछ लेते ना कि अटलांटिक की जलधारा कौन सी है या नहीं है, इसी टाइप का क्वेश्चन एक बना हुआ था। तो जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको पूछे जाने का रिवाज हमेशा से रहा है। हाँ, ये नहीं है कि आज अब यही क्वेश्चन थोड़ी ना उठा के पूछें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इस टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए। कई सालों से इससे क्वेश्चन नहीं बन रहा था तो हम लोग इसको ठंडे बक्से में डाले हुए थे। तो कह रहे हैं कौन सी शीत महासागर धारा नहीं है, कनारी, तो कनारी तो ठंडी जलधारा है, हम्बोल्ट, तो हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा है, ओयोशियो भी है, लेकिन जो अगुल सहास है ना ये एक ठंडी जलधारा नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए,
कह रहे हैं रेड सागर जो है यानी रेड सी जो है किसका एग्जाम्पल है। ऑप्शन देखिए, ज्वालामुखी घाटी का, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, ज्वालामुखी घाटी का नहीं है। और अपरदित जो है, अपरदित घाटी का भी नहीं है। अक्षीय द्रोणी, हाँ यही हो जाएगा, एक्सियल थ्रो, ठीक है। तो जो रेड सी है ना, ये अक्षीय द्रोणी का एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखिए अक्षीय द्रोणी का एग्जाम्पल है। लाल सागर एक अर्ध संलग्न उष्णकटिबंधीय बेसिन है जो उत्तर पूर्व में अफ्रीका और मतलब पश्चिम और पूर्व में अरब जो प्रायद्वीप है ना उससे घिरा हुआ है। तो अब देखिए जो रेड सी है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, जो हमारा मेडिटेरेनियन सी है उसी के जो है जो मिस्र वाला रीजन है वहीं पे आप देखिए जो स्वेज नहर निकली हुई है। तो वो जो स्वेज नहर है ना वो मतलब कि दो सागरों के मध्य है। कौन, एक तो भूला, उसको हम लोग मतलब कि भूला करके याद रखते हैं। तो ऊपर उसके जो है भू है और नीचे है ला, बीच में है आपको स्वेज नहर। तो भू से होता है भूमध्य सागर, ला से होता है लाल सागर। तो यहीं पे आपको देखने को मिलती है ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ऐसे भी बनता है ना कि किन दो सागरों को जोड़ती है जो हमारी स्वेज नहर है वो, तो ध्यान रखिएगा। मतलब जोड़ती क्या है, अलग करती है, अलग करती है, जोड़ती है, जो भी करती है आप उसको देख लीजिएगा। कुल मिलाकर के इन्हीं के मध्य है बस। आगे देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है। ऑप्शन देखिए 0.02, 0.03, 0.04 या फिर 0.05। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 0.03। नाइट्रोजन देख लीजिए हमारे वायुमंडल में 78% है, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 है। और ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको जाने रहिए कि ये एक भारी गैस है, हल्की में बिल्कुल मत इसको मतलब रखिएगा। और सौर विकिरण के लिए पारगम्य है, किंतु पार्थिव विकिरण के लिए यानी कि जो पृथ्वी पे प्रकाश आता है उसके लिए ये अपारगम्य है। यह मतलब कि वायुमंडल में ग्रीन हाउस जो प्रभाव है उसको पैदा करने का काम करता है। इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है वो हमारे जो वायुमंडल है ना उसमें टेम्परेचर को बढ़ाने में काम करती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था उसके द्वारा इसकी जो मात्रा है उसको कम किए जाने की बात की गई थी। हालांकि अभी आप देखिए तो बढ़ गई है, 0.04% तक हमारे यहाँ CO2 हो गई है, ठीक है। इकोनॉमिक ज्योग्राफी से क्वेश्चन बना है कि निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है। तो ये एबरडीन है, इसको बस ऐसे ही याद रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ब्राज़ील में विशाल कहवा बागानों को क्या कहा जाता है। तो इसको कहते हैं फजंडा, ठीक है। तो इसको भी ऐसे ही याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है और इसको यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास इसका जो PDF है वो हम पहले ही भेजे हुए हैं, बस लोगों को मिला ही नहीं होगा, एक बार फिर से भेज देंगे क्योंकि कई सारे लोग हैं जो नए नए जुड़ते रहते हैं तो उन लोगों को भी PDF मिलती रहेगी। आज हम इसको PDF को भेज करके ना पिन कर देंगे अपने टेलीग्राम में ताकि सबको मिल जाए। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस देश समूह की सीमा इजराइल के सीमा से लगी हुई है। तो इसी बार ये क्वेश्चन पूछा गया था मतलब कि PCS में जो 22 दिसंबर को पेपर हुआ था। ऑप्शन देखिए लेबनान, सीरिया, जॉर्डन, मिस्र या फिर मिस्र, टर्की, जॉर्डन, साइप्रस। तीसरा क्या है, लेबनान, सीरिया, टर्की, जॉर्डन और चौथा है टर्की, सीरिया, इराक और यमन। उत्तर क्या हो जाएगा ये जानिए, ये हो जाएगा ऑप्शन ए वाला लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र। तो आप देखिए इस यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, इजिप्ट नहीं, इजराइल। और यहाँ आपको इसका मिस्र देखने को मिल जाता है। ऐसे इसको आपको लेबनान देखने को मिलता है, यहाँ पे इजिप्ट जो है मिस्र है, और ऐसे ही जॉर्डन और सीरिया इस साइड आपको देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको मैप में देखिए यहाँ पे क्या देखना। और आप देख लीजिए कि जो इजराइल है ना ये जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और मिस्र से घिरा हुआ है। इसकी स्थापना कब हुई थी ये जरूर जाने रही, 14 मई 1948 को फिलिस्तीन के विभाजन के फलस्वरूप हुई थी। हम तो देखते हैं तो हमको लगता है कि फिलिस्तीन इसमें बचा ही कहाँ है। आगे देखिए 43 नंबर के क्वेश्चन में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी नहर दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में प्रयोग की जाती है। बहुत पूछे जाने वाली ये भी मतलब नहर है और इसका नाम है लुडविग्स कनाल यानी लुडविग्स नहर, ठीक है। तो जो लुडविग्स नहर है ये आप देखिए तो दक्षिण जर्मनी में आंतरिक जलमार्ग के रूप में ये प्रयोग की जाती है। वोल्गा डॉन नहर एक जहाजी नहर है, यहाँ बोल्गा नदी और डॉन नदी को जोड़ने का काम करती है। ये नहर कैस्पियन सागर, एजोव सागर और जो ब्लैक सी है इसको जहाज रानी के लिए जोड़ती है। जबकि जो श्वेत सागर है, वाइट सी नहर है ना, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रूस में। और ये नहर श्वेत सागर और बाल्टिक सागर को जोड़ने का काम करती है। तो ये सब ना मैप वाला क्वेश्चन है, आप इसको मैप में देखिए आपको चीज़ें ज़्यादा समझ आएंगी। यहाँ पे देखिए कंट्री और कैपिटल ना पूछा जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो हमेशा ये क्वेश्चन बन ही जाता है।
गिनी बिसाऊ की कह रहे हैं बिसाऊ कैपिटल है, ताइवान की ताइपे है, निकारागुआ की मानागुआ है, मालदीव की कह रहे हैं मलाबो है, तो यही वाला गलत है, मालदीव्स की मलाबो नहीं है। बाकी सब तो इजी इजी क्वेश्चंस पूछे गए थे इसमें 2017 वाले में, तो देख लीजिए कि मालदीव्स की क्या होती है, माले। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सही उत्तर का चुनाव कीजिए। एक साइड नगर दिए हुए हैं, दूसरी साइड नदी दिए हैं कि कौन सी नदी के तट पे कौन सा नगर बसा हुआ है। खार्तूम, तो खार्तूम कहाँ है, ये सूडान का है, तो सूडान समझ रहे हैं कहाँ पे है, सूडान है हमारा जो अफ्रीका वाला रीजन है वहाँ पे। तो कौन सी नदी होगी, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा नील नदी। तो ए का 2 कहाँ पे है, पहले वही देख लीजिए, एक का 2 एक ही में दिया हुआ है, तो बस ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना अगर आपको इतना पता था तो। अन्य जो है वो हम लोग हालांकि मैच कर लेते हैं क्योंकि हम लोग पढ़ने के लिए बैठे हैं ताकि नई चीज़ें जान सकें कुछ। जैसे ब्राज़ाविले है, ये आपको कहाँ मिलेगा, तो ये आपको जायरे नदी के तट पे मिलेगा। रॉटरडम तो पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है, अभी हाल ही में जो मतलब जो RO का री एग्ज़ाम हुआ है ना, तो जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसमें रॉटरडैम से क्वेश्चन बना हुआ था स्टेटमेंट में, तो ये तो पूछा ही जाता है। इसका तो मतलब पूछा जाना एक तरीके से उन लोगों ने जैसे सोच ही रखा है कि हम तो पूछेंगे ही। तो रॉटरडैम आपको कहाँ मिलेगा, राइन नदी के तट पर। पेरिस जो है वो शीन नदी के तट पर है ही, फ्रांस की राजधानी। ठीक है, चलिए अब हम लोग जनसंख्या और नगरीकरण आपने देखा इस बार RO में लगभग 6-7 क्वेश्चन के आसपास पूछ लिए थे, कुछ लोग कह रहे हैं तो 8 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें 80 की जनसंख्या का परसेंटेज टोटल जनसंख्या के परसेंटेज के हिसाब से न्यूनतम है, न्यूनतम पूछ रहे हैं। ठीक है, मुझे तो लग रहा था अधिकतम होना चाहिए था, कह रहे हैं यूपी। ठीक है, देख लीजिए उत्तर प्रदेश, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार दिए गए राज्यों में जो ST है ना इनकी जनसंख्या और इनका परसेंटेज, तो उत्तर प्रदेश में कितना है 0.6%, बिहार में देखिए 1.3%, तमिलनाडु में 1.1% और केरला में है 1.5%। तो इस हिसाब से तो अपना यूपी है जिसमें सबसे कम है। ठीक है, ओवरऑल जनसंख्या के परसेंटेज को देखेंगे तो। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 47 आपसे क्या कह रहे हैं कि 2011 जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में जनसंख्या में कमी आई है, तो भैया नागालैंड था, -0.6 जो है परसेंटेज हो गया था, अर्थात जो मतलब वृद्धि हुई है ना वो माइनस में, अर्थात जनसंख्या घटी गई थी। ठीक है, चलिए आगे देखिए, और यहाँ पे देखिए नागालैंड में सबसे कम ज़्यादा जो है कमी हुई है, फिर उसके बाद मणिपुर, फिर वहाँ पे देखिए त्रिपुरा, फिर जो है क्या हो रहा है सिक्किम। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि कथन कारण का क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार 1993 में विश्व में 16.5 मिलियन मृत्यु छुआछूत की बीमारियों के कारण हुई थी। ठीक है, तो ये 1993 की बात है। दूसरा कह रहे हैं कि स्वास्थ्य नियोजन की बिना नगरीकरण के कारण इस तरह की जो बीमारियां हैं वो फैलती हैं। तो वही आपके पास जो मतलब कूट है वही दिया हुआ है, इसका उत्तर जान लीजिए डायरेक्ट कि बातें दोनों ठीक है लेकिन कथन है ना वो कारण की व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे फिसड्डी है, तो जो हरियाणा है ना भैया उसको आप देखिए उसका लिंगानुपात सबसे कम है, बाकी वो आर्थिक दृष्टि से आपको बहुत तेज़ी से ग्रो करता हुआ देखने को मिलेगा। ठीक है, कितना है तो ये जाने रही है कि हरियाणा का केवल 879 है, सबसे ज़्यादा तो समझ आ ही रहा होगा कि केरल का है। ठीक है, तो लिंगानुपात सर्वाधिक जो है वो केरल का है, सबसे कम कहाँ का है, सबसे कम मतलब हरियाणा का है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं क्योंकि हम लोग बस ये लगभग 50 क्वेश्चन के आसपास देखते हैं और 49 क्वेश्चन आज हमने देखे। अब अगला जो टॉपिक है वो अपना पॉलिटी स्टार्ट होगा, तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री से समझिए 49 क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे ज़्यादा जो रोल है ना वो यही 2 सब्जेक्ट प्ले करते हैं UPPCS के एग्ज़ाम में और यही सबसे ज़्यादा फंसाते रहते हैं हम लोग। तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक वाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें। डेली क्लासेस अब आपको मिलती रहेंगी। मेरा फ़ोन भी बन के आ गया है, मैंने एक नया फ़ोन भी ले लिया है, तो आप डेली जब तक UPPCS का एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा हम लोग रेगुलर जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कुछ नए टॉपिक्स, ये जब GS सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग हिंदी के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना वो देखेंगे, क्योंकि हिंदी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है और हिंदी के हम कई सारे जो टॉपिक्स पूछे गए हैं उनके नए क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे। तो हिंदी समझिए कि 20 से 22 क्वेश्चन तक हमें हिंदी से मिल जाते हैं और अगर हम लोग हिंदी में ही लगभग 20 से 22 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हैं तो फिर अन्य जो चीज़ें हैं जो हमसे पूछी जाती हैं CSAT में उस पर बहुत ज़्यादा दिमाग ख़राब करने की आवश्यकता नहीं होगी। कुछ तो हम लोग और अन्य सब्जेक्ट को कर ही सकते हैं ना अब, क्योंकि जो हिंदी मीडियम वाले हैं ना उनके लिए तो CSAT सबसे बड़ा दिक्कत वाला मतलब कि सब्जेक्ट होता है, तो इस वजह से हिंदी पे थोड़ा हम लोग फोकस कर सकते हैं। तो हम लोग हिंदी जो है ना उसको यहाँ पे देखेंगे। आप लोग चाहें तो अभी हम UPSSC पेट के लिए हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं, उसको देख सकते हैं क्योंकि एज इट इज़ सिलेबस है लगभग। ठीक है,
तो चलिए फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।